प्रिय विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण के प्रथम चरण में हम देख चुके हैं कि किस तरह से 1815 से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण इटली का एकीकरण आवश्यक हो गया। चूँकि ऑस्ट्रिया शासक मेटरनिख नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इटली में राष्ट्रीयता की विचारधारा लोकप्रिय हो, इसलिए जो भी विद्रोह होता था इटली में उसको वह शीघ्रता से सैन्य बल पर दबा देता था। ऐसे में हम देखें 1820 में, 1830 ईस्वी में और 1848 ईस्वी में इटली में जो क्रांतियाँ होती हैं, इन क्रांतियों को ऑस्ट्रिया का मेटरनिख तेजी से दबाकर सफल हो रहा था। चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में जो पिटमान सार्डिनिया का शासक था, यह एकीकरण का प्रयास असफल हुआ। ऐसे में क्रांति का प्रथम चरण अपनी असफलता के साथ ही समाप्त हो गया। क्रांति का दूसरा चरण, जिसमें हम देखेंगे क्रांति का नेतृत्व आता है पिटमान सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय के हाथ में और काबूल जैसे प्रधानमंत्री के हाथ में। ऐसे में जब गैरिबाल्डी की शक्ति, गैरिबाल्डी की तलवार उनको मिलती है तो इटली के एकीकरण का प्रयास तेजी से पूरा होता है। हम देखेंगे इटली एकीकरण के दूसरे चरण में जो 1850 से लेकर 1871 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसमें किस तरह से काबूल ने अपनी दूरदर्शिता से, कूटनीति से पहले इटली को आंतरिक दृष्टि से मजबूत किया, सैन्य दृष्टि से मजबूत किया, उसकी अर्थव्यवस्था को संगठित किया और आंतरिक दृष्टि से पिटमान सार्डिनिया को मजबूत करने के पश्चात उसने विदेश नीति में विदेशियों की शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया और इस कूटनीति में काबूल सफल भी हुआ। आज इन सभी प्रयासों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अनेक चरणों में इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। जैसे कि आपको पूर्व में बताया कि इटली भौगोलिक दृष्टि से हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली, और बीच में है पॉप का राज्य। इसमें हम देखेंगे पिटमान सार्डिनिया का शासक जो उत्तर पश्चिम सीमांत में सेवाय वंश से संबंधित है, इसके नेतृत्व में इटली के समस्त राज्य संगठित होना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त करना चाहते हैं, संविधान की मांग करते हैं। और चूँकि उदार राजतंत्र के समर्थक जब विक्टर इमैनुएल गद्दी पर बैठता है तो अब एकीकरण की गति को बल मिलता है। ऐसे में काउंट कैमिलो डी काबूल जैसा प्रधानमंत्री उसे मिलता है, उसकी सेवाएं पिटमान सार्डिनिया के राज्य को मिलती है, तो इटली के एकीकरण का अब मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में हम देखेंगे काबूल, जिसका प्रारंभिक जीवन उसने सैन्य दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करी थी। प्रारंभ में उसने जमींदारी का काम किया, इंजीनियरिंग की शिक्षा उसने प्राप्त करके अपने जीवन की शुरुआत करी थी। और इसके बाद हम देखेंगे 1847 ईस्वी में उसने इल रिसर्जुमेंटो समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। 1850 ईस्वी में वह पिटमान सार्डिनिया का उद्योग और वित्त मंत्री बना। उसे लगता था कि इटली एकीकरण के लिए आर्थिक उन्नति, सैनिक शक्ति एवं विदेशी सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में जब 1852 ईस्वी में वह इटली का प्रधानमंत्री बनता है तो उसने सर्वप्रथम गृह नीति में उसको पिटमान सार्डिनिया को आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने का प्रयास शुरू किया। उसने अनेक आर्थिक सुधार किए। तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कृषि, शिक्षा, व्यावसायिक उन्नति, पत्रकारिता, सहकारी समितियां, इन सभी के ऊपर उसने ध्यान दिया। कर प्रणाली में संशोधन किया, कैथोलिक धर्म एवं चर्च पर उसने नियंत्रण लगाया, इनकी जो ज़मीनें थी वो जब्त कर ली। राजनीतिक नियंत्रण उसने धर्म के ऊपर लगाया, सेना में अनेक सुधार किए। तो इस तरह से हम देखें तो काबूल के प्रयासों से इटली आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सशक्त हो गया। अब काबूल ने प्रयास किया विदेश नीति की ओर। काबूल ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इंग्लैंड, फ्रांस का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। इंग्लैंड इटली के
कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। ऐसे में अब काबुल की दृष्टि रही फ्रांस की ओर। फ्रांस का शासक था इस वक्त नेपोलियन तृतीय, जो खुद भी महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था। ऐसे में हम देखते हैं कि नेपोलियन तृतीय की मित्रता प्राप्त करने के लिए काबुल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की यदि हम बात करें तो 1854 ईस्वी में पूर्वी समस्या को लेकर इन्हें एक होने का अवसर मिला। पूर्वी समस्या में हम देखते हैं कि तुर्की और रूस के मध्य युद्ध चल रहा था। तुर्की के पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस दोनों देश लड़ रहे थे। ऐसे में नेपोलियन तृतीय का सहयोग प्राप्त करने के लिए काबुल ने बिना कोई सहायता मांगे या बिना किसी औपचारिकता के अपने 18,000 इटालियन सैनिकों को क्रीमिया युद्ध में भेजा। ऐसे में इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं को जब इटालियन सैनिकों का सहयोग मिला तो युद्ध में रूस की पराजय हुई। इस पराजय के पश्चात 1856 ईस्वी में जो पेरिस सम्मेलन हुआ, इस पेरिस सम्मेलन में बड़े आदर के साथ काबुल को भी आमंत्रित किया गया। काबुल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑस्ट्रिया से मुक्ति की बात कही, इटली के एकीकरण की बात कही और इटली के प्रश्न को उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। इस तरह से काबुल ने अपनी सूझबूझ से, अपनी दूरदर्शिता से इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाकर मित्र राष्ट्रों के समक्ष रखा। इंग्लैंड की सहानुभूति मिली, वह तटस्थ हो गया। फ्रांस के नेपोलियन तृतीय का उसको सहयोग मिल गया और यह सहयोग मित्रता में बदल गया प्लोम्बियस समझौते के रूप में। 1858 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय छुट्टियां बिताने के लिए सार्डिनिया की सीमा के पास आया हुआ था। तो ऐसे में प्लोम्बियस समझौता काबुल और नेपोलियन तृतीय के मध्य हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस सहयोग के बदले इटली, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, सेवाय और निस के क्षेत्र फ्रांस को देगा। साथ ही विक्टर इमैनुअल की जो पुत्री थी क्लोथिडे, इसका विवाह नेपोलियन तृतीय के भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ करने की बात कही गई। इस तरह से प्लोम्बियस समझौता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौता था, जिसके माध्यम से काबुल ने फ्रांस का सहयोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्राप्त कर लिया। चूँकि क्रीमिया युद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण युद्ध था, ये कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि क्रीमिया के युद्ध से इटली का जन्म हुआ कैसे। इस तरह से कि काबुल ने कूटनीति से फ्रांस का, इंग्लैंड का सहयोग प्राप्त कर लिया और इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। आगे प्लोम्बियस समझौता हुआ, नेपोलियन तृतीय का उसको सहयोग मिला और शीघ्र ही परिस्थितियां उसके पक्ष में हो गई। काबुल ने ऑस्ट्रिया विरोधी गतिविधियां करके काबुल ने क्या किया, मस्क और फरारा में विद्रोह करवा दिया, उत्तेजक भाषण उसने दी। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया को विवश होना पड़ा आक्रमण करने के लिए और उसने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में युद्ध होता है। नेपोलियन तृतीय फ्रांसीसी सेनाओं को भेजता है। दोनों पक्षों में युद्ध चलता है। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर पिडमॉन्ट, सार्डिनिया का अधिकार हो जाता है, परंतु लोम्बार्डी पर अधिकार होने के पश्चात जब वेनेशिया की ओर सेनाएं जाती है तो नेपोलियन तृतीय अपनी सेनाओं को वापस बुला लेता है और युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। काबुल को समझ भी नहीं आता नेपोलियन तृतीय ने ऐसा क्यों किया, परंतु इस संघर्ष में हम देखें विला फ्रैंका की संधि होती है और नेपोलियन तृतीय ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करके युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देता है। ज्यूरिख संधि से इस संधि विराम की पुष्टि होती है और लोम्बार्डी पर पिडमॉन्ट, सार्डिनिया का अधिकार स्वीकार किया जाता है और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में रहता है। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में पहली बार लोम्बार्डी, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया के पास आता है। इस तरह से हम देखें 1859 में पहली बार इटली का एकीकरण शुरू होता है। चूँकि
इसके पश्चात हम देखें तो मध्य इटली के जो राज्य थे, परमा, मोडेना, टस्कनी, वोलोग्ना, पियोकेंजा, इन सभी राज्यों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अब पिटमान सार्डिनिया के साथ मिलने की अपील की। इन राज्यों में जनमत संग्रह करवाया और शांति से ये राज्य पिटमान सार्डिनिया में मिल गए। इटली के एकीकरण का दूसरा चरण समाप्त हुआ। हम देखें लोम्बार्डी, परमा, मोडेना, टस्कनी, मध्य इटली के ये राज्य अब पिटमान सार्डिनिया के नेतृत्व में एक हो चुके थे। दक्षिण इटली की बात करें, नेपल्स और सिसिली की यदि हम बात करें, तो ऐसे में इटली की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गैरिबाल्डी का उदय होता है और गैरिबाल्डी ने अपनी तलवार के बल पर नेपल्स और सिसिली को विजिट करके मई-जून 1860 ईस्वी में नेपल्स शासक को पराजित किया और अगस्त 1860 ईस्वी में उसने सिसिली पर विजय प्राप्त की। और इन दोनों राज्यों को विजिट करके काबूल ने कूटनीति से गैरिबाल्डी को अपने पक्ष में कर लिया और गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वितीय के समक्ष सुपुर्द करके नेपल्स और सिसिली को इटली एकीकरण के तीसरे चरण को पूरा किया। इस तरह से हम देखें गैरिबाल्डी का सहयोग भी इटली के एकीकरण में मिला। अब शेष रहे थे वेनेशिया और पॉप का राज्य। ऐसे में हम देखें तो जब ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध होता है और ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में प्रशा के साथ इटली का समझौता होता है, तो इस युद्ध में प्रशा को इटली सहयोग देता है। पिटमान सार्डिनिया का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय सहयोग देता है और इसके बदले में वेनेशिया उसको मिल जाता है। 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा का सहयोग करने पर पिटमान सार्डिनिया को वेनेशिया की प्राप्ति होती है। इस बीच काबूल के जीवन का अंत हो चुका होता है। अब शेष बचता है रोम का राज्य। 1870 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय ने जब अपनी फ्रांसीसी सेनाएं रोम से वापस बुला ली, तो परिस्थितियों का फायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम पर अधिकार कर लिया और इस तरह से इटली के एकीकरण का अंतिम चरण भी पूरा हुआ और 1870-71 में जाकर इटली पूर्ण रूप से एक संगठित इकाई के रूप में हमें दिखाई दी। इस तरह से हम देखें तो पिटमान सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण शुरू हुआ, जिसमें प्रथम चरण में लोम्बार्डी की प्राप्ति हुई, द्वितीय चरण में मध्य इटली के जो राज्य थे परमा, मोडेना, टस्कनी, इनकी प्राप्ति हुई, तीसरे चरण में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में नेपल्स और सिसिली की प्राप्ति हुई, चौथे चरण में प्रशा के साथ समझौता करके वेनेशिया की प्राप्ति हुई और पांचवा और जो अंतिम चरण था, इसमें परिस्थितियों का फायदा उठाकर फ्रांसीसी सेनाओं के जाने पर 1870 ईस्वी में रोम का विलय हुआ। इस तरह से इटली का एकीकरण अनेक चरणों में जाकर समाप्त हुआ और द्वितीय चरण जो 1850 से 1871 ईस्वी देखा जाता है, इसमें काबूल के कूटनीति से, गैरिबाल्डी की शक्ति से, विक्टर इमैनुअल द्वितीय की सूझबूझ से इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। इस तरह से मैजीनी का नैतिक बल, काबूल की कूटनीति, गैरिबाल्डी की तलवार इटली के एकीकरण को पूर्ण करता है।